हे गाइस, वेलकम बैक टू फिर क्लासेस यूपी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए साइंस की क्लास, जिसमें साइंस सब्जेक्ट से जो हमारा सब्जेक्ट है उसी से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम सभी को ही पता है और पेपर जो हमारा है वो दिसंबर में होने वाला है। तो तैयारी हमें शुरू करनी है अभी से। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सब्जेक्ट से, ये पीपीएससी टीआरई 4.0 जो हमारा ये सीरीज है, जितने भी टॉपिक्स हैं साइंस के एनसीईआरटी में हमारे, हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को ही कवर करें और करेंगे भी। आपको लगभग जो भी टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी में हमारे, वो लगभग आपको एक प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस करके आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर टॉपिक को ही हमने पूरे अच्छे से उस पर चर्चा किया हुआ है। एक-एक क्वेश्चन के एक-एक ऑप्शन तक को हमने समझा हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आपको समय कम ही है, हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे ये जो सीरीज़ है इसमें एक-एक टॉपिक हमारा जो भी है, हम सब पे डिस्कशन करें और साथ में मिलके करेंगे भी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज से ही अपनी तैयारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो आपको पूरा देख लेंगे। अगर पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी, समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देंगे। पहला टॉपिक हमने लिया हुआ है प्रकाश। प्रकाश टॉपिक से हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस सीरीज़ में जो है हमारा टॉपिक प्रकाश से हम शुरू से सब शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक को हमने समझा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम शुरू से शुरू करेंगे और एक-एक टॉपिक को पढ़ते समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर-पार जाती हैं, केवल द्रव के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरो के या सभी पारदर्शी माध्यम के। तो यहाँ पे जो है सभी पारदर्शी माध्यम, हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्यों होगा ये समझते हैं। जब एकल तरंगदैर्घ्य जो है, सिंगल वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें अथवा जो एक वर्णी जो प्रकाश होती है, मोनोक्रोमैटिक जिसे लाइट जिसे हम कहते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। और यही जो परिघटना है रमन इफेक्ट कहलाती है, रमन प्रभाव कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वही हमारा सही होगा। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या नियॉन है। तो नियॉन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी अगेन हमारा सही उत्तर होगा। अब इसको समझते हैं क्यों और कैसे होगा। गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा जो लैंप होती हैं, लैंप्स जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं जो किसी आयनीकृत गैस में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसके माध्यम से, यानी कि विद्युत विसर्जन जिसको हम कह सकते हैं, विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो इन नलिकाओं में सामान्यतः कई जो नोबेल गैस जैसे हमारा आर्गन हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टान एवं जिनान जो होता है, ये जो जितने भी ये नोबेल गैसें हैं अथवा इनका मिश्रण जो है वो भरा जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, एकमात्र सही ऑप्शन क्या है हमारा, नियॉन। तो नियॉन के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पादन, यानी कि जो ध्वनि जो हमारा ध्वनि रिप्रोड्यूसिंग है के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट जो डिस्क है प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, टाइटेनियम नीडल होता है, लेजर बीम होता है या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक होता है। तो यहाँ पे ध्वनि के पुनरुत्पादन से क्वेश्चन पूछा हमसे। ध्वनि टॉपिक हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से ही समझा हुआ है। कौन सी ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही विधिवत समझी हुई है। फिर भी यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझते हैं कि जो कॉम्पैक्ट
डिश होता है सीडी जिसे हम कहते हैं, धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार टाइप का पतली डिस्क होती है, जिसका उपयोग ध्वनि एवं जो दृश्य होते हैं उसको डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो सीडी प्लेयर वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें जो संग्रहित सूचना होती है उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, उसका पुनरुत्पादन किया जाता है अथवा उसमें नई सूचना का संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, लेजर बीम के साथ। क्लियर है कि इसमें क्या करते हैं, जो सीडी प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर जो सीडी होता है उसकी चमकदार सतह पर एक लेजर बीम होता है। ये लेजर बीम जो है हमारा वो डालकर उसमें संग्रहित सूचना का हम पुनरुत्पादन यानी कि उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, उसमें नई सूचना का संग्रह भी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा लेजर बीम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, किस तरह इसकी व्याख्या की जाती है? ऑप्शन ए में कहा है हमसे परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, या परावर्तन एवं पारागमन की परिघटना के आधार पर, या विवर्तन पर पारगमन की परिघटना के आधार पर, या अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो हमसे पूछा है कि जब एक सीडी जो है सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपके घर में कोई सीडी होगी, आप रख के देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में अगर रखेंगे तो वो क्या होता है, इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। हमने तो बचपन में बहुत देखा हुआ है। ठीक, तो इसकी व्याख्या कैसे हम करेंगे, इस किस कारण होता है, ये परावर्तन एवं जो विवर्तन है उसकी परिघटना के आधार पर ये होता है। अब इसको समझते हैं। अभी हमने लेजर बीम समझा था, तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ऐसे ध्वनि का मतलब पुनरुत्पादन हम लोग करते हैं, उसमें सूचना का संग्रहण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लेजर बीम अगर समझे तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेंगे। पहले तो ऑप्शन ए हमारा परावर्तन एवं विवर्तन की जो परिघटना उसके आधार पर होती है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब समझते हैं इसको कि लेजर बीम के प्रयोग से सूचना संग्रह के कारण जो सीडी है उस पर अत्यंत सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल ट्रैक और पिट्स कह सकते हैं, कि वो स्पाइरल ट्रैक्स और पिट्स जो है वो बन जाती हैं, जिसको हम सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचनाएं हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो सीडी पर प्रकाश पड़ने पर ये जो संरचनाएं होती हैं वो विवर्तन जाली जिसको हम कह सकते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कार्य ये करती है, जो प्रकाश की कुछ किरणों के उनके मार्ग से विचलित कर देती है। उनको जो प्रकाश आ रहे हैं उनको उनके मार्ग से क्या करती है, उनके किरणों को विचलित कर देती है, तथा उसका जो कुछ किरणें चमकदार सतह होती हैं, चमकदार सतह से वो परावर्तित हो जाती हैं। ठीक, क्लियर है। अब ये जो दोनों कारण यही है, इन्हीं से विभिन्न जो रंग है विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान हमें दिखाई देती है जब ये रिफ्लेक्ट होता है। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, अगर क्लियरली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो अगला वीडियो आ रहा है हमारा, अगला जो भी टॉपिक है उसमें हम एक बार उस क्वेश्चन पर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी असुविधा है उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, इसमें लगभग 25 या 31 क्वेश्चन है, जिसको हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट 1 में तो आपका वीडियो काफ़ी ही बड़ा हो जाएगा। अभी हमने 9-10 मिनट हो गया होगा, तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आपको भी देखने में दिक्कत होगी। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करूँ ही। ठीक, 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे। तो अभी पहले 15 क्वेश्चन इसमें समझते हैं। प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है
अब आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर या व्यक्तीकरण पर। तो जो प्रकाश तंतु है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर जो प्रकाश तंतु है, कांच, सिलिकॉन अथवा प्लास्टिक से निर्मित ये अत्यधिक जो पतली होती है, पतली, पारदर्शी, लचीली, और जब पतली पारदर्शी है तो खोखली भी हो गई, खोखली ट्यूब्स होती है ये, ठीक। इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो प्रकाश जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाश तंतु, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण जो है अविलंब से दूर हट जाती है। इस पॉइंट को भी आप कहीं नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। हर एक पॉइंट जो मैं आपको बताते चल रही हूँ अलग से, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तभी मैं आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है उसको बताते हुए साथ में चल रही हूँ, तो उस चीज़ को भी नोट करते हुए आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्ध्य परास में से किस परास में दिखाई देता है? आपको बताना है किस परास में दिखाई देता है। 100 से जो 400 nm है, या 400 से 700, या 740 से 10,000 nm, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन जो बी है हमारा 400 से जो 400 टू 700 nm। सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश और रक्त विकिरण, इन तीनों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक। अब ये जो परावैंगनी विकिरण होता है उसका परास जो होता है, नोट करेंगे कि 100 नैनोमीटर से ये 400 नैनोमीटर होता है। किसका? ये जो है ये परावैंगनी विकिरण का परास होता है 100 नैनोमीटर से, यानी कि 100 nm और 400 nm। दृश्य प्रकाश का जो होता है वो 400 nm से 700 nm होता है, ठीक। और जो ये है हमारा 700 से ये आगे का वो अवरक्त विकिरण होता है। इन तीनों में सौर विकिरण को हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्ध्य प्रकाश में से किस परास में दिखाई देता है, तो ये हमें 400 से 700 nm में परास में दिखाई देता है, नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के परास में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है हमसे तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग या विद्युत तरंग? तो तंतु प्रकाश की संचार में संकेत जो है वो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। जैसे कि जो तंतु प्रकाश की संचार एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा है, तो प्रकाश तरंग, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में? तो निर्वात में हमने पढ़ा हुआ है ध्वनि वाले टॉपिक में कि ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। निर्वात वैक्यूम में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, लेकिन पूछ यहाँ हमसे रहा है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, हम सभी को पता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता उस माध्यम का जो होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक। अब माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है जितना कम होता है, प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो जितना कम होगा, प्रकाश की गति उतनी ही ज़्यादा क्या होगी,
ज़्यादा होगी, अधिक होगी। तो निर्वात में जो होता है इसका अपवर्तनांक ध्यान में रखेंगे कि 1.0 ही होता है, 1.0 होता है। वायु में इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.0003 होगा और जल में इसका अपवर्तनांक जो होगा 1.3 होगा। लेकिन कांच में क्या होगा? कांच में 1.52 में प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है। ठीक, इन सभी की तुलना में जो होता है यहाँ पे कांच में प्रकाश की गति जो होगी वो न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से। तो प्रकाश का जो रंग है वो इसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्ध्य से होता है। तो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो विभिन्न प्रकार का ही होगा, भिन्न भिन्न ही होगा। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है सबसे अधिक और बैंगनी जो रंग होती है उसकी सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। लाल रंग सबको आइडिया होगा कि सबसे तेज होती है, सबसे अधिक होती है उसकी तरंगदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो हमारा सही हो जाएगा। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो मृगमरीचिका होता है एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित जो भी वस्तु होते हैं वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में सड़क या जो रेगिस्तान होते हैं उसमें रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे इसके पास की वायु भी जो होती है वो गर्म हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वायु की जो ऊपरी परतें होती हैं उन ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती हैं तो फिर क्या होती हैं, अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर हटती जाती हैं। ये किरणें पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और क्या होता है कि जो ऊपरी परतें होती हैं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें जो इसका अभिलंब होता है अभिलंब की ओर झुक जाती हैं जो पृथ्वी के नीचे से आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, मतलब प्रतीत वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो पृथ्वी के नीचे आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण पेड़ या जो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, बनता है। तो मृगमरीचिका ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम होता है। बाकी कहानी अगर आप हटाएं भी, इतना कहानी अगर नहीं भी जानने की इतना कुछ खास आवश्यकता है, जरूरी नहीं है कि मृगमरीचिका से क्वेश्चन पूछता ही हमसे बीपीएससी में, ये तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन जानना एक अलग बात है कि हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट छूट जाए हमसे और बाद में हम मलाल करते रह जाएं। तो इतना ध्यान में रखेंगे। इतनी जो कहानी मैंने बताई अगर वो आपको नहीं अच्छी लग रही हो तो उसको छोड़ के अगर एक लाइन में समझे तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम होता है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित जो वस्तु होती हैं उल्टे या बड़े आकार के उसके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये एक लाइन आप जरूर ध्यान में रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर कभी भी जीवन में पूछता है उसके लिए। बाकी कहानी साइड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें हमसे पूछा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, हीलियम है या जलवाष्प है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह धूल का कण है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के जो अणु होते हैं तथा धूल और अन्य जो पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका जो होता है ये प्रकीर्णन हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण तो धूल का कण ही होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, हरा, पीला, नीला या लाल। तो अभी हमने समझा था नेक्स्ट पिछले नाइन्थ क्वेश्चन में, हाँ प्रकाश जो रंग पूछा था उसमें, तो उसमें हमने तरंगदैर्ध्य के बारे में पढ़ा कि सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है,
बैंगनी रंग का। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होगा तो लाल का है, ऑप्शन डी में लाल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है, वो 3.0 इंटू 10 समथिंग मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऐसे ही समथिंग कुछ, हाँ यही 3.0 इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 332 यानी कि 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो प्रकाश की गति सदैव ही ध्वनि से गति से अधिक होगी। हमने अभी समझा था कि ध्वनि जो होती है निर्वात में गमन नहीं करती है, वैक्यूम में नहीं करती है, और हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो हमें तो ये पता ही है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान। बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे प्रकाश विकिरणों की प्रकृति पूछ रहा है, तो ये अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसमें कुछ खास समझने जैसा है नहीं। प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण की दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इस चीज को आप जान के ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा से जैव रासायनिक ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। बताना आपको कौन सा विकल्प इसमें जो है वो सही होगा। तो विकल्प ए जो है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, हम सभी को पता है कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हरी वनस्पतियाँ जो होती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, तथा जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा संपन्न की जाने वाली ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, जिसमें सूर्य की प्रकाश क्या होता है, सूर्य की प्रकाश का जो ऊर्जा होता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को हम नहीं, हरी जो हरे प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल जिनमें हरा वर्णक पाया जाता है, उसके कारण ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो उसको सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है यहाँ पे। तो यही हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्लियर है। ये था आज का हमारा। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी लगभग 15-16 तो क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, एक इंडोस्कोप है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है और आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हमें बोरियत भी फील होगी, देख भी नहीं पाते हैं। तो वीडियो का टाइमिंग ही देख के कि अरे बाप रे 3 घंटा है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 4 घंटा है, वही देख के हम पहले ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसा, मतलब बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो हम एक काम करते हैं, ये बाकी का जो क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन 15-16 जितने भी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हमारा फिर शुरू होगा क्वेश्चन, या फिर इसको देख लें, एक तरासा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो यहाँ पे जो है, एक तरासा हुआ हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो ये चमकीला इसलिए दिखाई देता है इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अब हमने समझ लिया, एक क्वेश्चन हमारा कम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसको चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में अच्छे से और डिटेल में समझ लेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे बस आंसर आपको बताया। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में पार्ट 2 में। यहाँ ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे हम। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जरूर करते जाएंगे। धन्यवाद।